हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिवीज़न ऑफ लेबर पार्ट 1 कर लिया था, है ना। डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी जो इमाइल दुर्कheim ने दी, हमने पार्ट 1 कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है ये पार्ट 2 है। तो आप एक बार पार्ट 1 की वीडियो देखो पहले, क्योंकि पार्ट 2 फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखो, दुर्कheim ने क्या बोला कि सोशल वेरिएबल और डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है ना। सोशल वेरिएबल का क्या मतलब है? डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी एंड मोरल डेंसिटी, है ना। तो ये तीनों चीज़ें मैं पार्ट 1 लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसको एक बार प्लीज़ देखो, तभी आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा, ठीक है। दुर्कheim कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें ये सोशल वेरिएबल्स मतलब डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटी कैसे थे? लो थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या था? डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा था? सिंपल था, ठीक है। दुर्कheim क्या कह रहे हैं कि जब सोशल वेरिएबल ट्रेडिशनल सोसाइटी में लो थे, ये सोशल वेरिएबल क्या है? डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटी, जब ये तीनों ट्रेडिशनल सोसाइटी में लो थे तो डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा था? ट्रेडिशनल सोसाइटी में सिंपल था, है ना। देखो, डायनेमिक डेंसिटी का क्या मतलब था कि सोसाइटी में इंटरैक्शंस कैसी हो रही है। अब आपको पता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी की पॉपुलेशन लो थी तो इंटरैक्शंस भी लो होगी। फिर मटेरियल डेंसिटी जो है वो भी लो था ट्रेडिशनल सोसाइटी में। मटेरियल डेंसिटी का क्या मतलब मैंने आपको बताया पार्ट 1 में कि जो जोग्राफिकल स्पेस होता है उसमें पॉपुलेशन कितनी है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में पॉपुलेशन कम थी, स्कैटर्ड थी, विलेजेस में स्कैटर्ड पॉपुलेशंस होते थे, एक दूसरे से दूर दूर रहते थे। तो इंटरैक्शंस कैसी होती थी? लो होती थी, लोग ज़्यादा मिलजुल नहीं पाते थे। फिर मोरल डेंसिटी भी सोसाइटी में कैसी थी? लो थी। ट्रेडिशनल सोसाइटी में मोरल डेंसिटी कैसी थी? लो थी। मोरल डेंसिटी क्या होती है? शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, आप आपस में किस तरीके की वैल्यूज़ को शेयर कर रहे हो। क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी है, पॉपुलेशन लो है, आपका कंसंट्रेशन जो है पॉपुलेशन का वो लो है, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरेक्शंस भी लो होगी, तो जो लोगों का बिलीफ सिस्टम है ना वो भी काफ़ी कैसा होगा? सिंपल होगा, ठीक है। आज के टाइम की तरह जो हमारे पास बिलीफ सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तरह के हैं, ठीक है। तो उस समय का बिलीफ सिस्टम या मोरल डेंसिटी काफ़ी सिंपल या लो लेवल पे होता था, ठीक है। ओके, तो अब दुर्कheim कहते हैं कि सोसाइटी में जहाँ पे सोशल वेरिएबल लो होता है, सोशल वेरिएबल समझ गए? डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटी, जब ये तीनों चीज़ें लो थी तो डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा था? सिंपल था, है ना। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि डिवीज़न ऑफ लेबर का स्पेशलाइजेशन क्यों होता है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब डायनेमिक डेंसिटी या मोरल डेंसिटी या मटेरियल डेंसिटी बढ़ती है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो स्पेशलाइज होता चला जाता है। और अगर ये तीनों सोशल वेरिएबल्स लो होते हैं तो डिवीज़न ऑफ लेबर सिंपल रहता है, क्योंकि नीड्स कम होती है, डिमांड्स कम होती है, ठीक है। सारा कुछ पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, ओके। अब जब ये सोशल वेरिएबल्स लो थे तो डिवीज़न ऑफ लेबर सिंपल था, ये हम समझ गए। तो सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स थे ना, ट्रेडिशनल सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स थे ना, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर, फैमिली का स्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशनल स्ट्रक्चर हो गया, वो भी कम डिफ्रेंशिएटेड थे, दे वर लेस डिफ्रेंशिएटेड। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एंशिएंट सोसाइटी में देखो एजुकेशनल स्ट्रक्चर को, तो जनरली गुरुकुल सिस्टम होता था, है ना। लेकिन अगर आज आप मॉडर्न सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम को देखो तो आज जो है आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, डिजिटल क्लासेस होती है, एआई की हेल्प से क्लासेस हो रही है, ठीक है।
तो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर जो है एजुकेशन का वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता जा रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी में इसकी डिफ्रेंशिएशन काफ़ी कम थी, इट वाज लेस डिफ्रेंशिएटेड। इसी तरीके से अगर मैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ ट्रेडिशनल सोसाइटी में, तो एक ही सेंट्रल सिस्टम होता था, जनरली किंग्स होते थे ट्रेडिशनल सोसाइटी में, या सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती थी। लेकिन आज की सोसाइटी में, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या है, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का डिफ्रेंशिएशन हो गया है ना। डिफ्रेंशिएशन मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनके जो रोल है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो आज जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, अगर आप टॉप टू बॉटम देखो, सेंट्रल सिस्टम है, फिर आपके इसमें लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, फिर आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता है, पुलिस हो जाती है, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है। तो आप देख रहे हो कि यही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा डिफरेंशिएट हो चुका है, इसके जो रोल है कितने ज़्यादा मल्टीप्लाई या डिफरेंशिएट हो चुके हैं। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर सिंपल था, पॉपुलेशन कम थी, नीड्स कम थी, डिमांड्स कम थी, तो सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी डिफरेंशिएशन भी काफ़ी लो थी, ठीक है, कम थी, ठीक है। और उस सोसाइटी में क्या था, कलेक्टिव कॉन्शियंस। कलेक्टिव कॉन्शियंस का क्या मतलब होता है कि सोसाइटी का जो बिलीफ सिस्टम था ना, सोसाइटी का जो बिलीफ सिस्टम था ना, वो जनरली कलेक्टिव था, ठीक है। कलेक्टिव का क्या मतलब होता है, सोसाइटी के भी जितने भी मेंबर्स थे उनका बिलीफ सिस्टम मोर और लेस सिमिलर था, ठीक है। मतलब वहाँ पे न्यू थिंकिंग या न्यू थॉट्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था, आप सोसाइटी के वैल्यूज़ को इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब पॉपुलेशन लो है, ठीक है, तो आइडियाज़ जो है वो भी ज़्यादा जनरेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंटरैक्शंस जो है वो कैसी रहेगी, लो रहेगी, है ना। मतलब डायनेमिक डेंसिटी कैसी रहेगी, लो रहेगी, ठीक है, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो न्यू थिंकिंग है उसको ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता, और सोसाइटी का एक बिलीफ सिस्टम होगा जो सिमिलर होगा या कलेक्टिव होगा। मतलब सोसाइटी में अगर 100 मेंबर्स हैं तो 100 में से 99 की एक ही जैसी सोच होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप आज की सोसाइटी में देखो तो कलेक्टिव कॉन्शियस इतना नहीं है, आपकी कोई सोच है तो उसके अगेंस्ट एक और सोच है, फिर उसके अगेंस्ट एक और सोच है, बहुत सारी थिंकिंग है आज की सोसाइटी में, ठीक है। तो कलेक्टिव कॉन्शियस का मतलब होता है सिमिलर बिलीफ सिस्टम, एंड सिमिलर बिलीफ सिस्टम जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी की पहचान है ना, ओके। फिर क्या होता था, उस सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होती थी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का क्या मतलब है कि वहाँ पे जो सोसाइटी में यूनिटी थी ना, वो किसके ऊपर बेस्ड थी, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियंस, कि सबका बिलीफ सिस्टम सेम है। तो उस सिमिलर बिलीफ सिस्टम की वजह से जो यूनिटी जनरेट हो रही थी सोसाइटी में, सब लोग जो साथ मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे, साथ मिलके रह रहे थे, उसे ही क्या कहते हैं, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ठीक है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी मतलब कि सोसाइटी इज़ हेल्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियंस, ठीक है। एक जैसी सोच की वजह से सोसाइटी में एकता बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि कास्ट रूल्स हो गए, पेट्रियार्कल रूल्स हो गए, ठीक है, उनको जनरली कोई चैलेंज नहीं करता था, ठीक है। तो किसी कास्ट में कास्ट रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, चाहे वो कितने ही एक्सप्लॉइटेटिव क्यों नहीं होते थे। तो ये किसका एग्जांपल है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का, कि आप सिमिलर बिलीफ सिस्टम की वजह से आप एक साथ हो, यूनाइटेड हो, यूनिटी में हो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, क्लियर। फिर
ट्रेडिशनल सोसाइटी की क्या पहचान थी कि वहाँ पे लॉज कैसे थे, देवर रिप्रेसिव। रिप्रेसिव मीन्स कि अगर आप सोसाइटी के कलेक्टिव कॉन्शियंस या फिर सिमिलर बिलीफ सिस्टम से ज़रा भी डेविएट होते थे, ज़रा भी उसके अगेंस्ट चले जाते थे, सोसाइटी की जो एक बिलीफ सिस्टम थी, अगर आप उसके अगेंस्ट चले जाते थे तो आपको पनिश किया जाता था बाय द रिप्रेसिव लॉज। ठीक है, फोर्सफुल लॉज होते थे। ठीक है, फोर्सफुल लॉज होते थे जो आपको फॉलो करवाए जाते थे ताकि आप सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियंस या उसके जो शेयर्ड बिलीव्स हैं उसके अगेंस्ट ना जा पाओ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे कि अगर एक बहुत ही पॉपुलर लेडी हैं 19th सेंचुरी की, पंडिता रमाबाई, है ना, पंडिता रमाबाई। आप देखो 19th सेंचुरी की ये वुमेन रिफॉर्मर थी। ठीक है, इन्होंने वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए थे। ठीक है, जैसे मुक्ति मिशन चलाया और ये खुद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी क्या कहते हैं एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट एक्टिविटीज़ की। तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी के जो कंज़र्वेटिव एलिमेंट्स थे ना, ये कंज़र्वेटिव एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ये जो सोसाइटी का कलेक्टिव कॉन्शियस था, सोसाइटी जो एक बिलीफ पे चल रही थी कि भाई ये तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वुमेन तो रिफॉर्मर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। ठीक है, उनको जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पहले क्या होता था एंशियंट सोसाइटी में कि अगर आप जनरली सी को क्रॉस कर देते थे, समुद्र पार करके फॉरेन लैंड पे चले जाते थे, तो आपको अपनी कास्ट से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, अब ये क्या है, रिप्रेसिव लॉ का ही तो एग्ज़ाम्पल है, और कोई भी अपनी कास्ट से बाहर जाना नहीं चाहेगा तो क्या होगा, कोई भी आउटकास्ट होना नहीं चाहेगा तो वो सी क्रॉस करेगा ही नहीं। तो आप देख रहे हो इंडिविजुअल एक्शन नहीं लिया जा रहा है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में कैसे लॉज हैं, रिप्रेसिव लॉज हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेट नहीं हो सकता चैलेंज करने के लिए सोसाइटी के कलेक्टिव कॉन्शियंस को। आप कलेक्टिव कॉन्शियंस को चैलेंज नहीं कर सकते थे जनरली, और अगर आप चैलेंज करते थे तो कास्ट सिस्टम में जैसे आपको आउटकास्ट कर दिया। ठीक है, या अनटचेबल्स जो हैं, अगर वो मंदिर में एंट्री कर जाते थे या पानी पी लेते थे वेल से तो उनको पनिश किया जाता था ताकि सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियंस बनी रहे। ठीक है, उसके बाद इस कलेक्टिव कॉन्शियंस को बनाने के लिए और कौन से लॉज थे, पेट्रियार्कल रूल्स थे, है ना, जैसे मैंने आपको बताया पंडित रमाबाई का एग्जाम्पल कि उनको भी एज अ वुमेन रिफॉर्मिस्ट बहुत सारे क्रिटिसिजम्स झेलने पड़े, क्योंकि ये जो सोसाइटी के पेट्रियार्कल एलिमेंट्स थे, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स थे, जिनका सिमिलर बिलीफ सिस्टम था कि पेट्रियार्की जो है दिस इज़ सुपीरियर, ये जो कलेक्टिव कॉन्शियस था कि पेट्रियार्की इज़ अ सुपीरियर इंस्टीट्यूशन एंड इट मस्ट बी फॉलोड एंड वुमेन मस्ट रिमेन सबऑर्डिनेट टू मैन। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं उस समय होती थी ट्रेडिशनल सोसाइटी में। फिर आप देख लो आज तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इक्वल जस्टिस देता है ना, लेकिन उस समय पंचायत जस्टिस होती थी कि कास्ट बेस्ड विलेज काउंसिल्स हुआ करते थे, है ना, कास्ट बेस्ड विलेज काउंसिल्स हुआ करते थे जो कास्ट जस्टिस देते थे, ऑनर किलिंग करते थे अगर आप इंटरकास्ट मैरिजेस कर लेते थे। आज के टाइम पे भी ये होता है, जो चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करते थे, है ना। तो उस समय की जो सोसाइटी थी ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसमें कलेक्टिव कॉन्शियंस या सिमिलर बिलीफ सिस्टम क्या था कि चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करो, इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट मत करो, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करो। तो अगर आप ज़रा भी इनके अगेंस्ट जाओगे, राजा राम मोहन रॉय जब सती के अगेंस्ट गए थे, सती सिस्टम का उन्होंने विरोध किया था, तो उनको भी सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी का क्या फीचर है कि अगर आप सोसाइटी के सिमिलर बिलीफ सिस्टम या कलेक्टिव कॉन्शियंस से ज़रा भी डेविएट होते हो तो सोसाइटी आपको अपने फोर्सफुल लॉज से वापस आपको
डिसिप्लिन में ला सकती है, जैसे कि कास्ट रूल्स फॉलो करवा के, वुमेन को पेट्रियार्कल रूल्स फॉलो करवा के पंचायत होती थी, है ना। तो आपको सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियंस के अगेंस्ट नहीं जाने दिया जाता था। तो एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लें। ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था, सोशल वेरिएबल्स लो थे, मतलब डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटीज़ लो थे। तो डिवीज़न ऑफ लेबर काफ़ी सिंपल था, ठीक है। सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स जो थे वो काफ़ी कम डिफ्रेंशिएटेड थे, मैंने आपको बता दिया एग्जांपल से। कलेक्टिव कॉन्शियंस हुआ करता था। कलेक्टिव कॉन्शियंस की वजह से सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी, और कलेक्टिव कॉन्शियंस के अगेंस्ट आप ज़रा भी जाते थे तो सोसाइटी अपनी रिप्रेसिव लॉज, फोर्सफुल लॉज से आपको दोबारा जो है कलेक्टिव कॉन्शियंस फॉलो करने पे मजबूर कर देती थी। जैसे कि आपको कास्ट रूल्स फॉलो करना पड़ता था, चाहे वो कास्ट रूल्स कितनी ही एक्सप्लॉयटेटिव या प्रिविलेज क्यों ना हो। पेट्रियार्कल रूल्स फॉलो करना पड़ता था वुमेन को, और पंचायत जस्टिस इसका एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ आया हो। ओके। अब दरखाइम कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में आप इन सोशल वेरिएबल्स को देखो, मतलब डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटी को देखो, यही हमारा सोशल वेरिएबल है। अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को देखो तो क्या है कि ये तीनों फैक्टर्स इंक्रीज़ हो चुके हैं। मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, मतलब डायनेमिक डेंसिटी बढ़ती है, मटेरियल डेंसिटी बढ़ती है, मतलब पॉपुलेशन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन पॉपुलेशन की बढ़ने लगती है। मोरल डेंसिटी, सोसाइटी की जो शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है उसमें भी चेंजेस आता है। तो डिवीज़न ऑफ सोसाइटी जो है वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न बनने लगती है ना। डरखाइम का क्या कहना है कि सोसाइटी ट्रेडिशनल से मॉडर्न कब बनती है, जब सोशल वेरिएबल्स इंक्रीज़ होने लगते हैं। सोशल वेरिएबल में मतलब जब डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटी जब ये इंक्रीज़ हो जाएंगे तो सोसाइटी ट्रेडिशनल से कैसी हो जाएगी, मॉडर्न हो जाएगी। ओके ओके। और डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब स्पेशलाइज हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, न्यू बिलीफ सिस्टम आ गए सोसाइटी में, तो जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, जो वर्क है या जो टास्क है, वो भी तो बढ़ जाएगा ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लोगों की नीड्स बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कि अब डॉक्टर्स जो हैं सिर्फ ट्रेडिशनल सोसाइटी में जैसे वैद्य होते थे, वो सारी चीज़ों को मेडिसिनल प्लांट्स की हेल्प से जनरली ठीक कर देते थे। लेकिन आज पॉपुलेशन बढ़ी, नई बीमारियां आई, तो नई बीमारियां आई तो नीड आई कि भाई डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो भी काफ़ी स्पेशलाइज होना चाहिए। तो ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, ये जो डॉक्टर का प्रोफेशन है, ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता चला गया, कि कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है, कोई जो है आपका ब्रेन न्यूरोसर्जन है, ठीक है। तो इस तरीके कोई बोन की ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, कोई फार्मासिस्ट है, समझ रहे हो, कोई मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, है ना। तो डिवीज़न ऑफ लेबर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद डरखाइम कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर हाईली डिफरेंशिएटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर मैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करूं, वो काफ़ी सिंपल और सेंट्रल होते थे, ठीक है, एक ही टाइप का स्ट्रक्चर होता था जनरली। लेकिन आज के टाइम पे जो मॉडर्न सोसाइटी में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड भी है, डिसेंट्रलाइज्ड भी है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, पुलिस सिस्टम भी है, जुडिशरी भी है ना। तो आप देखो कि ये जो पॉलिटिकल रोल है ये कैसे अलग अलग बॉडीज़ में डिवाइड हो गई हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड हो गए, हाईली डिफरेंशिएटेड हो गए। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 लेक्चर में वो कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो पार्ट 1 देखना, तभी पार्ट 2 अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। हॉस्पिटल का मैंने एग्जांपल दिया था कि पहले तो वैद्य ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स की हेल्प से। लेकिन अगर आप आज हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर देखो
तो वहाँ पे आपको मैंने वही रिपीट करके बता रही हूँ कि आपको नर्सेज मिलेंगी, कंपाउंडर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे। तो डॉक्टर्स के बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं, कोई हार्ट के, कोई ब्रेन के, बहुत सारे है ना, रेडियोलॉजिस्ट है, फार्मासिस्ट है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटी बढ़ गई, सिंपल समझो तो नीड्स बढ़ गए। ठीक है, ओके। एग्ज़ाम में ये वाली लैंग्वेज लिखनी है, जनरली आपको समझना है कि नीड्स बढ़ गई। ठीक है, ओके। अब इमाइल दरखाइम कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था, कलेक्टिव कॉन्शियंस होता था, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्शियंस नहीं होता, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है मॉडर्न सोसाइटी में। कलेक्टिव कॉन्शियंस जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में थी, उसका क्या मतलब था कि अगर सोसाइटी में 100 मेंबर्स हैं तो 100 का बिलीफ सिस्टम कैसा है, सिमिलर है, जिसकी वजह से सोसाइटी में यूनिटी बनी हुई है, जिसको क्या कहते थे, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। लेकिन डरखाइम कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है, स्पेशलाइज हो चुका है, स्किल बेस्ड हो चुका है। अब यहाँ पे हर इंडिविजुअल की वैल्यू है, स्किल बेस्ड वैल्यू है। ठीक है, मेरिट है। तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कलेक्टिव कॉन्शियंस नहीं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप देखो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे कि वुमेन हो गई, एससी हो गए, एसटी हो गए, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, ट्राइबल्स हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, तो ये जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, क्या इनको रिप्रेजेंट किया जाता था ट्रेडिशनल सोसाइटी में? बिल्कुल नहीं। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉडर्न सोसाइटी में। इसे ही क्या कहते हैं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इन सब के व्यू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये इन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो आज की सोसाइटी हमारी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ओके। तो इस कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की वजह से सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके की यूनिटी है, इस यूनिटी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ओके। पुरानी सोसाइटी में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था भाई, कि कलेक्टिव कॉन्शियंस की वजह से मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी। लेकिन आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की वजह से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है, कि अब हमारे जो इंटरेस्ट है वो कैसे, सिमिलर नहीं है, हमारी जो व्यू पॉइंट्स है वो सिमिलर नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या है, हमारे बीच में इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस है। इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है। ठीक है, अब हमारे व्यूज़, इंटरेस्ट सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, स्किल बेस्ड है, अलग अलग हमारी स्किल्स हैं। अलग अलग स्किल्स होने की वजह से वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फार्मर इज़ डिपेंडेंट ऑन टीचर एंड डॉक्टर, doctor is dependent on teacher and farmer. In the same way, teacher is dependent on both farmer and doctor. So this is called organic solidarity, which is generating because of specialized division of labor and interdependence. Clear? आज की सोसाइटी में क्या है, हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है, यहाँ पे कैसे लॉज है, रिफॉर्मेटिव लॉज है। रिफॉर्मेटिव लॉज का क्या मतलब होता है, जो सोसाइटी में रिफॉर्म या चेंज को बढ़ावा देता है, ना कि कन्फर्मिटी को मेंटेन रखता है। पुरानी सोसाइटी में क्या था कि फोर्सफुल लॉज लेकर आओ और सोसाइटी में कन्फर्मिटी को मेंटेन रखो, कि आप सोसाइटी के लॉज को कन्फर्म करोगे, इसके अगेंस्ट जो है आप नहीं जा सकते। लेकिन आज का क्या है सोच, आज के लॉज कैसे हैं कि
चेंजेस को सपोर्ट करता है ना, चेंजेस को सपोर्ट करती है आज की लॉज, तो चेंजेस को या रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती है। रिफॉर्म क्या होता है, बड़े लेवल पे चेंजेस, है ना, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स दे दिए, वुमेन का वेलफेयर। तो देखो पुरानी सोसाइटी में क्या था, पेट्रियार्कल रूल्स, है ना, और अगर कोई भी वुमेन अपनी पेट्रियार्कल रूल्स के अगेंस्ट जाती थी तो उसको जो है सोसाइटी एक तरीके से मिसट्रीट करती थी, है ना। लेकिन आज वुमेन वेलफेयर के लिए कितने सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी आज की कैसी है, मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पे लॉज कैसे हैं, रिफॉर्मेटिव लॉज है। समझ गए, रिफॉर्मेटिव लॉज का मतलब जो सोसाइटी में एक गुड चेंज या फिर वेलफेयर लेकर आए, ठीक है, वेलफेयर लेकर आए, जहाँ सबको, सबके इंटरेस्ट की सुरक्षा की जाए, सबके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये, ठीक है। लेकिन पार्ट 1 ज़रूर देखना, नहीं तो फ़ायदा नहीं है इस लेक्चर को देखने का, समझ भी नहीं आएगा आपको। ओके, देखो एक टर्म दिया है दरखाइम ने, अब नॉर्मल और पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। देखो दरखाइम क्या है, वो एक फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। कौन है, फंक्शनलिस्ट है। दरखाइम का क्या कहना है कि सोसाइटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या काम है, दे हैव अ पॉजिटिव रोल टू प्ले। और पॉजिटिव रोल क्या है कि वो सोसाइटी में ऑर्डर, यूनिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, यही करेंगे, यही पढ़ा है हमने फंक्शनलिज्म में, ठीक है। लेकिन दरखाइम कहते हैं कि कभी कभी ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ये सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो जब कन्फ्लिक्ट जनरेट करेगी, मतलब जब डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी में यूनिटी को प्रमोट ना करके क्या जनरेट करेगी, कन्फ्लिक्ट या परेशानियां या नेगेटिव इवेंट्स जनरेट करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, अब नॉर्मल या पैथोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे कि इट अकर्स व्हेन स्पेशलाइजेशन डजंट लीड टू सोशल हार्मनी, जब समाज में शांति नहीं आती डिवीज़न ऑफ लेबर के स्पेशलाइज होने से, जब समाज में क्या हार्मनी नहीं आती, शांति नहीं आती, और क्या आ जाता है, कन्फ्लिक्ट आ जाता है, इसे क्या कहा गया, अब नॉर्मल या पैथोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर। लेकिन दरखाइम कहते हैं कि जो अब नॉर्मल या पैथोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर है ना, ये ट्रांजिशनल है, ये कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वापस से नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर आ जाता है। नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि सोसाइटी में जो ये कन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो जाता है और दोबारा से ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी सोसाइटी में जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो अब नॉर्मल या पैथोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर है ये कैसी है, ट्रांजिशनल है, ठीक है, ट्रांजिशनल है। तो एक एक करके समझ लेते हैं कि एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर के क्या टाइप्स हैं। पहला टाइप है आपका एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर। ये सारे जो टर्म्स दिए हैं ये दरखाइम ने दिए हैं, तो ध्यान से समझना। एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है कि जब सोसाइटी में रेगुलेशन जो है ना वो कम होता है, ठीक है। सोसाइटी का जो रेगुलेशन है ना सोशल स्ट्रक्चर्स पे, वो कैसा होता है, काफ़ी लो होता है। तो देखो अगर किसी चीज़ को रेगुलेट ना किया जाए अच्छे से तो क्या प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एग्जाम्पल देखो, अनरेगुलेटेड मार्केट्स, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, फेल्ड इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, जनरली जो हमारे मार्केट्स होते हैं ना, मार्केट जो है वो काफ़ी अनरेगुलेटेड है। जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी मार्केट में, ठीक है। करप्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, करप्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी होता है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस का भी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से क्या होता है, जॉब्स चली जाएंगी। फिर क्या है, आज की सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट्स अनरेगुलेटेड है, मार्केट्स में करप्शन है, इन्फ्लेशन है। तो सोसाइटी में क्या आ जाता है, नॉर्मलेसनेस, ठीक है, नॉर्मलेसनेस आ जाता है। मतलब सोसाइटी में क्या आ जाता है, क्योस आ जाता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है।
तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, लोग डिप्राइव्ड होंगे, ठीक है, लोग पॉवर्टी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, है ना। और ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है जनरली वो फेल हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट को इतना एकोमोडेट नहीं कर पा रही हैं, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फेल्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, 1 या 2% हमारी फॉर्मल इकोनॉमी है, तो ये फेल्ड इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल है कि इसकी वजह से एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, पॉवर्टी जनरेट हो रही है। हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा अपनी पॉलिसीज़ की हेल्प से। तो जब इंस्टीट्यूशंस फेल होने लगेंगे, इनइक्वालिटी बढ़ने लगेगी, मार्केट्स अनरेगुलेटेड रहेंगे, तो क्या है, लैक ऑफ रेगुलेशन का एग्जांपल है ना, कि आप तो भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, आप तो करप्शन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, है ना, आप तो सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ठीक ही नहीं कर पा रहे। तो क्या इसको हम अब नॉर्मल या पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बोलेंगे कि वर्क का स्पेशलाइजेशन तो हो गया, ठीक है, वर्क का स्पेशलाइजेशन तो हो गया, लेकिन इस वर्क के स्पेशलाइजेशन ने सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी कि भाई मैं अपनी स्किल्स के साथ जब कॉरपोरेट सेक्टर में गई तो उन्होंने मुझे हायर ही नहीं किया, मेरे से किसी और को हायर कर लिया जिसकी स्किल्स मुझसे बेटर थी। तो मेरे लिए क्या ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि काम कैसा हो गया, स्किल बेस्ड हो गया ना, डिवीजन ऑफ लेबर कैसा हो गया, स्किल बेस्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है कि जब ओवर रेगुलेशन, जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेट किया जाए, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, इनइक्वालिटी आती है, प्रिविलेजेस आते हैं, इनजस्टिस आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो और फैक्ट्री में क्या है कि एक तरीके से आपको ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। जैसे कि वुमेन है, दे आर फोर्स टू वर्क एट लोअर वेजेस, कि चलो वर्क का स्पेशलाइजेशन तो हो गया, वर्क का स्पेशलाइजेशन तो हो गया, वुमेन को आपने टीचर बना दिया, पिंक कॉलर जॉब्स में पहुंचा दिया, ठीक है, डॉक्टर्स बना दिया, लेकिन क्या उनको इक्वल पे मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो आपको क्या कर रहे हैं कि काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन यू आर फोर्स टू वर्क एट लोअर वेजेस, सो दिस इज कॉल्ड फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। फिर कास्ट प्रिविलेजेस में देख लो कि कास्ट बेस्ड प्रिविलेजेस भी लोगों को मिलते हैं, है ना। तो कि अगर आप अपर कास्ट में हो तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो आपको कास्ट बेसिस रिक्रूटमेंट भी कर सकती हैं, या कास्ट बेसिस प्रिविलेजेस की वजह से भी आपको सोसाइटी में बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन वो कास्ट जो लो कास्ट है, जिसके पास इतना सोशल कैपिटल नहीं है, ठीक है, सोशल नेटवर्क नहीं है, जिसके पास प्रिविलेजेस नहीं है, वो कहाँ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, उसके लिए प्रॉब्लम है ना लोअर कास्ट पर्सन के लिए, कि उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेपोटिज्म का प्रॉब्लम है, फेवरेटिज्म का प्रॉब्लम है ना, ठीक है। ये ज़्यादातर आप देखो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, या जो आपका जो ये इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, इसमें भी कितनी ज़्यादा नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म चलती है ना। तो जो एक्चुअल टैलेंट है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप समझे डिवीजन ऑफ लेबर अब नॉर्मल कैसे हो जाता है, जब रेगुलेशन कम होता है ना, या फिर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। क्लियर। डर्कहाइम ने सॉल्यूशन क्या दिया, इसको ठीक कैसे करें। डर्कहाइम ने क्या कहा कि अब नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है, ट्रांजिशनल है, कुछ टाइम के लिए है। तो हमको इसको कैसे ठीक करना है कि वापस से हमारा डिवीजन ऑफ लेबर नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल मतलब सोसाइटी में सब कुछ अच्छा हो जाए, सोसाइटी में क्योस ख़त्म हो जाए। तो सॉल्यूशन क्या बताया इन्होंने, सॉल्यूशन बताया रेवोल्यूशन नहीं करना है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भाई रेवोल्यूशन कर दो, प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन कर दो, सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं एकदम ही ख़त्म कर दो, और क्या करो, क्लासलेस कास्टलेस
इस तरीके की सोसाइटी जनरेट कर दो। तो इमाइल दुर्कheim कहते कि नहीं, रेवोल्यूशन नहीं करना बल्कि मोरल रेगुलेशन लाना है। मोरल रेगुलेशन का मतलब क्या है कि मेरिट बेस्ड रोल एलोकेशन होने चाहिए, जिसकी जैसी मेरिट है उसको वैसा ही रोल मिलना चाहिए, समाज में इक्वालिटी आना चाहिए, फ्रीडम भी आना चाहिए। इसी से डिवीजन ऑफ लेबर कैसा होगा, नॉर्मल। जब आप अनरेगुलेटेड मार्केट का रीज़न क्या है, करप्शन है ना। जो नालायक इंसान भी है वो भी करप्शन कर करके इतना पैसा जमा कर रहा है, ठीक है। तो भाई मेरिट बेस्ड रोल लेकर आओ, ठीक है। उस इंसान को उस जगह से हटाओ और जो वहाँ पे एक्चुअल डिजर्विंग पर्सन है उसको वहाँ पे पहुँचाओ। तो मेरिट बेस्ड रोल एलोकेशन होना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी का मौका दो, फ्रीडम दो ताकि ह्यूमन अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। इसी से नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर या फिर सोसाइटी में स्टेबिलिटी या ऑर्डर जो है वापस से आ सकती है। क्लियर। तो रेवोल्यूशन नहीं करना है कार्ल मार्क्स की तरह। क्लियर। चलो, हमारा डिवीजन ऑफ लेबर का टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। अब हम PYQ करते हैं। एक्सप्लेन, ये UPSC ने पूछा हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन वेदर दरकाइम थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज़ रेलिवेंट इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। आप बताओ, डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी जो है दरकाइम की, क्या वो आज के टाइम पे रेलिवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है। डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी क्या कहती है कि जैसे ही सोसाइटी के सोशल वेरिएबल्स चेंज होते हैं, डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटी, तो क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर कैसा हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। तो अगर आप आज की मॉडर्न सोसाइटी देखो तो उसमें डायनेमिक डेंसिटी, इंटरेक्शंस भी बढ़ चुकी है लोगों में, पॉपुलेशन भी बढ़ चुका है और नई नई वैल्यू सिस्टम भी आ चुके हैं, तो सोसाइटी की नीड्स भी बढ़ चुकी है। तो डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल स्पेशलाइज हो चुका है। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की बात करूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हेल्थ केयर में अब सिर्फ एक छोटा मोटा डॉक्टर नहीं होता, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। ओके, इसी तरीके से अगर आज आप किसी टेक इंडस्ट्री की बात करो, है ना, टेक इंडस्ट्री की बात करो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, डिफरेंट लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, है ना। ओके, अगर मैं आज एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूँ तो ट्रेडिशनल टाइम की तरह गुरुकुल सिस्टम नहीं है, ठीक है। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्या है, आज के टाइम पे रिसर्चर्स हैं, इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, नेट JRF, रिसर्च JRF, ठीक है। उसके बाद आपके टीचर्स हैं, ठीक है, एकेडमिक रिसर्चर्स हैं, क्यूरिकुलम मेकर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं इसमें, ठीक है। टीचिंग भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हो चुकी है, प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए टीचर्स हैं। समझ रहे हो आप कि डिवीजन ऑफ लेबर कितना ज़्यादा स्पेशलाइज हो चुका है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड्स बढ़ गए। तो रेलेवेंट है या नहीं, ये बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर कार्ल मार्क्स विथ दरखाइम विथ रेफरेंस टू फ्रेमवर्क ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो कार्ल मार्क्स और दरखाइम को हम कंपेयर कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से सोसाइटी में क्या आती है, इनइक्वालिटी आती है, इनजस्टिस आती है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्लास स्ट्रगल होता है, यही सब कहा था कार्ल मार्क्स ने। फिर उन्होंने कहा था कि इसको कैसे ठीक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशन। लेकिन दरखाइम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से सोसाइटी में क्या आती है, इंटरडिपेंडेंस आती है, इंटरडिपेंडेंस आती है। तो लोगों में यूनिटी या सॉलिडेरिटी आती है, उसकी वजह से सोसाइटी में क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है, ऑर्डर होता है, ठीक है। सोसाइटी में किसी भी तरीका का क्योस नहीं होता। और डिवीजन ऑफ लेबर अगर अब नॉर्मल होती है तो ट्रांजिशनल होती है, और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेरिट एलोकेशन ऑफ रोल्स, ठीक है, मेरिट बेस्ड रोल्स, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, है ना, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, यही है। तो आपने पढ़ लिया है तो आप अच्छे से आंसर लिख लोगे, ठीक है। Next question, Emile Durkheim had argued that function of division of labor in society is that the promotion of social solidarity. Elaborate the statement and analyze the distinction between two forms of solidarity discussed by him.
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दरखाइम ने क्या कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर का क्या काम है सोसाइटी में, कि वो सॉलिडेरिटी या यूनिटी को प्रमोट करती है सोसाइटी में। तो आप समझ गए ना कैसे करती है, क्योंकि सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर क्या करती है, इंटरडिपेंडेंस लाती है। वही फार्मर, टीचर और डॉक्टर वाला एग्जाम्पल रिकॉल करना। सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस आती है, इंटरडिपेंडेंस की वजह से सोसाइटी में सॉलिडेरिटी या यूनिटी आती है। तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से इलेबोरेट कर देना एग्जाम्पल के साथ। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने 2 टाइप्स की सॉलिडेरिटी बताई है। कौन सी बताई है, एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी किसका फीचर है, ट्रेडिशनल सोसाइटी का। और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी किसका फीचर है, मॉडर्न सोसाइटी का। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है उसका क्या रीज़न है, कलेक्टिव कॉन्शियस। क्या रीज़न है, कलेक्टिव कॉन्शियस, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है हमारी मॉडर्न सोसाइटी में, उसका रीज़न क्या है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया हो। जो भी मैंने वर्ड्स बोले, डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल, मोरल, इन सब को लेके कंफ्यूज नहीं होना। इनको समझने के लिए पार्ट 1 देखो। आई होप आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और प्लीज़ ये लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आगे हम दरखाइम की नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, सुसाइड की। ओके, तो मैंने यहाँ पे जितना भी कंटेंट दिया है इनफ है आपको समझने के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए। आप इनको अपने नोट्स के साथ कंपाइल करके पढ़ सकते हो। PYQ के टच में ज़रूर रहना है। PYQ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई मिस्टेक हो गई होगी बोलते वक्त, उसको अवॉइड करना, ठीक है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।